नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 4 अप्रैल से जुड़ी कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं कंटेंट को आपके साथ डिस्कस करूं, पहले आज यानी कि 4 अप्रैल के इस दिन का हम लोग सिग्निफिकेंस जान लेते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है वो 4 अप्रैल के दिन पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पूरे विश्व भर में जो है खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि पिछले अगर हम लोग बीते वर्ष की बात करें तो सिलक्यारा टनल उत्तरकाशी में जो है कुछ मजदूर टनल के भीतर जो है फंस गए थे और ऐसे ही मतलब कह लीजिए कि आपदाओं से ऐसे ही प्रकार से जो है सुरक्षित ढंग से खाद्यान्न के भीतर जो है काम करने वाले लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके, इसके लिए पूरे विश्व भर में जो है 4 अप्रैल को इंटरनेशनली खाद्यान्न यानी कि माइन अवेयरनेस डे के रूप में जो है मनाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के कंटेंट पर। सबसे पहले बात करेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की जाती है विश्व भर में अमीर व्यक्तियों की, तो उसमें जो है भारत के 200 से भी अधिक अरबपति जो है शामिल हुए हैं। साथ में बात करेंगे उत्तराखंड में जो शिक्षा रही है या उत्तराखंड की जो शिक्षा नीति है उसकी गुणवत्ता के कितने बुरे हाल हैं सरकारी स्कूलों में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाएं जो हैं इनके लिए फिर से एक बार क्षैतिज आरक्षण जो है ये चुनौती बन गई है, क्योंकि इसके लिए कोर्ट में जो है याचिका डाल दी गई है और इस पर हम लोग बात करेंगे क्षैतिज आरक्षण क्या होता है। साथ में यहाँ न सिर्फ क्षैतिज आरक्षण के बारे में जानेंगे बल्कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या होता है, इन दोनों विषयों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वायुसेना को जो है पहला स्वदेशी भारत क्रैश फायर टेंडर जो है ये मिल चुका है। साथ में बीते दिन ताइवान में जो भूकंप आया है, इस भूकंप के द्वारा जो ताइवान में तबाही मचाई गई है जिसमें 9 लोग जो हैं कम से कम डेड पाए गए हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कल यानी कि 3 अप्रैल को हो चुकी है। अब 5 अप्रैल को जो फाइनल इनका कह लीजिए कि डेटा पब्लिश होने वाला है, जहां पर देखा जाएगा कि रेपो की दर क्या रहने वाली है, उस पर हम लोग विचार करेंगे अभी। साथ में विश्व बैंक ने बताया है कि भारत की जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में है, यहाँ पर जो है इकोनॉमी की जो दर है यानी कि जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको भी जो है क्या मिलेगी, यहाँ पर तेजी मिलेगी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और वर्ष 1991 के जिस समय आर्थिक एक तरीके से कह लीजिए कि स्लो डाउन का दौर आ रहा था, जहां पर भारत जो है जूझ रहा था इकोनॉमी के भीतर, तो उस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एलपीजी को इंट्रोड्यूस करने वाले ठीक है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी समेत कम से कम 54 ऐसे लोग हैं जिन्होंने राज्यसभा के कार्यकाल को जो है समाप्त किया है। इस पर भी बात करेंगे राज्यसभा के कार्यकाल को लेकर। साथ में बात करेंगे कि नासा का जो मिशन है इसके तहत पृथ्वी की ओर आ रहे जो एस्ट्रॉइड थे यानी कि जो क्षुद्र ग्रह थे उसको जो है ध्वस्त किया गया है और उसकी जो है अब ये माना जा रहा है, संभावना ये है कि जो ब्लास्ट हुआ है या जो डिस्ट्रॉय किया गया है नासा के साइंटिस्ट के द्वारा, अब उसका मलबा जो है वो मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा विस्तार में चर्चा कर लेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कुछ विविध खबरों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है वो है कि भारत के जो अरबपति हैं 200 से भी ज्यादा, इनको जो है फोर्ब्स की लिस्ट में जो है शामिल किया जा चुका है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि पिछले बीते अगर हम लोग कुछ समय की बात करें तो लगातार अंबानी हाउस की बात करें या आप लोग अंबानीज की बात करें तो जो है बॉलीवुड के स्टार से लेकर हॉलीवुड के स्टार से लेकर हर किसी को इनवाइट किया गया था बेटे की जो है शादी के फंक्शन के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पूरे विश्व भर में जो है 9वें स्थान पर और भारत में जो है पहले स्थान पर रहे, यानी कि जो अंबानी है मुकेश अंबानी जी, इनको जो है देश का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है भारतवर्ष। न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया में बात करें तो सबसे अमीर जो व्यक्ति है वो कौन है, वो है मुकेश अंबानी। एक बार काम कर लेते हैं, हम पहले भारत देश के सबसे अमीर जो है टॉप 10 की लिस्ट को जान लेते हैं, जिसमें सबसे अमीर 116 अरब डॉलर के साथ 116 बिलियन डॉलर के साथ में जो है मुकेश अंबानी है। फिर अडानी ग्रुप्स के जो है गौतम अडानी जी, इनको 84 बिलियन डॉलर के साथ में है दूसरा स्थान भारत में मिला है। फिर शिव नादर जी 36.9 बिलियन डॉलर, सावित्री जिंदल जी यानी कि 33.5 बिलियन जो है डॉलर। और यदि भारत में बात करें, एशिया में बात करें तो एकमात्र महिला जो है कह लीजिए जो कि बिलियंस में यहाँ पर अपना टर्नओवर रखती हैं। दिलीप सांघवी जी 26.7 बिलियन डॉलर, साइरस पूनावाला लगभग 21.3 बिलियन डॉलर, कुशल पाल सिंह लगभग 20.9 बिलियन डॉलर, कुमार बिड़ला यानी कि 19.7 बिलियन डॉलर, राधा किशन दमानी जो है 17.6 बिलियन डॉलर और लक्ष्मी मित्तल जो है वो लगभग 16.4 बिलियन डॉलर अरब डॉलर जो है इसमें देश के टॉप 10 जो है बिलियनर्स या कह लीजिए अरबपति लोगों में से जो है शामिल है।
फोर्ब्स ने दुनिया के अमीरों की जो नई सूची जारी की है, इसमें वर्ष 2024 में दुनिया के कुल 2781 अरबपति शामिल थे, जिसमें पहली बार रिकॉर्ड तोड़ रहा है कि 200 भारतीयों को जो है इसमें जगह मिली है। और पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष जहां भारतीयों की संख्या 169 थी, अब ये संख्या बढ़कर जो है कितनी चली गई है, 200 चली गई है। अरबपति भारतीयों की संयुक्त यानी कि सभी अरबपति भारतीयों को मिलाकर देखें तो इनकी जो कुल मिलाकर जो रही है यहाँ पर वो है 675 अरब डॉलर, यानी कि 675 बिलियन डॉलर जो है वो पूर्ण रूप से भारत की जो है अरबपति, और पूरे विश्व भर में जितने भी अरबपतियों का जो रेशियो था उसका 41% जो है वो भारत से जो है शामिल है। मुकेश अंबानी भारत और एशिया के शीर्ष अमीर व्यक्ति और उनकी संपत्ति पिछले वर्ष की तुलना में यदि बात करें 2023 में जो लिस्ट आई थी उसमें जो है 83 बिलियन डॉलर थे, और अब ये बढ़कर 116 बिलियन जो डॉलर है ये यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिससे कि वह जो है 100 बिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन चुके हैं, न सिर्फ भारत के और विश्व भर में। जैसा मैंने कहा कि इनको जो स्थान मिला है वो 9वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मिला है। वहीं भारत में गौतम अडानी जो है वो दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी जो कुल संपत्ति रही है वो अभी जो है 84 बिलियन डॉलर या 84 अरब डॉलर के साथ रही है। और विश्व भर में बात करें तो अडानी का जो नाम आता है वो 17वें नंबर पर आता है, 17th रैंक जो है पूरे विश्व भर में इनकी आती है। वहीं शिव नादर जो है इन्होंने 36.9 बिलियन डॉलर की जो है संपत्ति के साथ भारत में तीसरा स्थान जो है प्राप्त किया हुआ है। और भारत की सबसे अमीर महिला की बात करें तो सावित्री जिंदल जो है वो सबसे अमीर जो है महिला बनी है, जो साल पहले जो है 1 साल पहले 6वें स्थान से अब जो है भारत की चौथी सबसे जो है अमीर शख्सियत के रूप में जो है जानी गई। इनकी अगर संपत्ति की बात करें, जैसा हम लोगों ने अभी लिस्ट में बात की है कि इनके पास वर्तमान समय में 33.5 बिलियन या अरब डॉलर जो है, जो कि दुनिया में 233 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जो है विश्व रिकॉर्ड जो बनाए, जो पहले स्थान पर आए हैं वो है यहाँ पर बर्नार्ड आर्नोल्ट। तो बर्नार्ड आर्नोल्ट जो है ये विश्व भर में पहले स्थान पर है, और इनके बाद जो दूसरा स्थान आता है वो एलन मस्क का आता है दूसरे स्थान पर। अगर हम लोग विश्व भर की बात करें तो ये जो है पहली न्यूज़ हमेशा यहाँ पर खबरों का विषय बनी रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व भर में सबसे जो बड़ी कंपनी रही है फैशन और सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में, जिसका नाम रहा है, उसमें आता है दिग्गज कंपनी LVMH के जो है इसी के बर्नार्ड आर्नोल्ट है, जो विश्व भर में 233 अरब डॉलर के साथ में जो है प्रथम स्थान पर है। और इनके बाद जो है 195 अरब डॉलर के साथ जो है एलन मस्क जो है, और 194 अरब डॉलर के साथ जो है अमेजन के जो जेफ बेजोस को जो है यहाँ पर तीसरा स्थान जो है मिला है। तो ये टॉप 3 आप लोग बात कर लीजिए बिलियनर्स जो है इस बार आए हैं। इनके बाद चौथा स्थान जो आता है वो जो है मार्क जुकरबर्ग का आता है, जो कि फेसबुक के संस्थापक भी, और इनके पास में 177 अरब डॉलर की जो है यहाँ पर संपत्ति दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा हम लोग बात करें तो 813 अरबपति जो है वो अमेरिका से है, जिसके बाद जो है चाइना में लगभग 473 अरबपति शामिल है, और भारत में अरबपतियों की संख्या अब जो है बढ़कर कितनी चली गई है, वो चली गई है 200। इससे पहले जो है हम लोगों ने बात की पिछले वर्ष की तुलना करें तो इनमें जो है 31 से जो है या बढ़कर जो है लगभग 200 चली गई हैं, इसलिए जो है ये न्यूज़ चर्चा में रहती है। वही अगर हम लोग आज की दूसरी प्रमुख न्यूज़ की बात करें तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर उत्तराखंड की शिक्षा नीति की बात करें, उत्तराखंड में अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो जहां एक और सरकारी स्कूलों की हालत जो है काफ़ी खस्ता बताई गई है, वहीं दूसरी ओर जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां पर हर किसी पेरेंट्स के द्वारा जो है अपने बच्चों को दाखिला नहीं दिलवाया जा सकता, और इसीलिए अब आवश्यकता है कि जो भी सरकारी स्कूल है इनके ढांचे को परिवर्तित किया जाए। इसके लिए जो है सरकार चुनने से पहले या सरकार बनाने से पहले ये जरूर ध्यान रख लेना पड़ेगा कि सरकार के द्वारा जो है किस क्षेत्र में कितना काम किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में या कितना कार्य किया गया है। अगर हम लोग बात करें तो लगभग जो है पिछले साल का जो बजट है और जो 23,000 से भी अधिक जो शिक्षक है, इनके होने के बावजूद भी उत्तराखंड राज्य में अगर हम लोग विद्यालयों की बात करें, आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य के भीतर जो है लगभग 16,244 जो है गवर्नमेंट स्कूल्स है, जिनमें पूरे उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 10,92,356 जो है छात्र छात्राएं जो है वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर इसमें बात करें हम लोग तो देहरादून और हरिद्वार को छोड़कर बाकी जितने भी 11 जिले हैं, इनमें जो है 90% से अधिक छात्र छात्राएं जो है वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, लेकिन बावजूद यहाँ पर जो है गुणवत्ता को लेकर बात करें तो वो जो है बहुत हालत यहाँ पर खराब है। इसी वर्ष अगर फरवरी में बात करें तो उत्तराखंड को समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बजट से हटकर, बजट में तो दिया ही गया था शिक्षा के लिए, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान के भीतर जो है लगभग 1196 करोड़ रुपए मिले थे, और ये धनराशि जो है वो राज्य सरकार के जो वार्षिक बजट आता है, मतलब जो केंद्र से वार्षिक बजट मिला था उससे क्या था, अलग था। बावजूद इसके जो है बुनियादी जो शिक्षा है, बुनियादी जो ढांचा है उस पर कार्य नहीं किया गया है। साथ में जैसा हम लोगों ने बात की कि उत्तराखंड राज्य में लगभग 2700 प्राथमिक और लगभग जो है 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालय भी जो है शामिल है
हैं जिनको वर्ष अगर हम लोग बात करें इस वर्ष की, तो यहाँ पर जो है लगभग 3700 सरकारी विद्यालय के रूप में इनको जो है स्मार्ट विद्यालय के रूप में कन्वर्ट करने की मुहिम या स्कीम चलाई जा रही है। अच्छा, ये जो विद्यालय होंगे इनमें जो है नए प्रकार के उपकरण लगाए जाएंगे, जैसे यहाँ पर स्मार्ट टीवी लगाया जाएगा, जैसे यहाँ पर जो है टीवी उपकरण के साथ अन्य जो शैक्षणिक सामग्रियां होती हैं जो कि डिजिटली वर्क की जा सकती हैं, तो उनको जो है यहाँ पर रखा जाएगा। और यहाँ पर बावजूद इसके जो है लगभग 559 जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं, ये क्लस्टर विद्यालय के रूप में जो है इनको नामित किया जा रहा है। अगर हम लोग जो है पूरे उत्तराखंड राज्य में बात करें और जिलावार सरकारी विद्यालयों की स्थिति देखें, तो उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा जो सरकारी विद्यालय मिलते हैं वो मिलते हैं कहां पर, वो हैं पौड़ी में। लगभग 1976 जो है पौड़ी में सर्वाधिक विद्यालय हैं सरकारी। वहीं अगर हम लोग टिहरी की बात करें तो 1875 टिहरी में, और अगर हम लोग तीसरे स्थान पर चले अल्मोड़ा, तो लगभग 1694 जो है सरकारी विद्यालय हैं। विद्यालयों में जो है शिक्षकों की संख्या, छात्रों की संख्या जो है काफी कम है, और विद्यालयों की संख्या जो है काफी अधिक है, क्योंकि पलायन सबसे बड़ी इसकी जो है समस्या है। और शिक्षा के जो हालात मैंने बताए हैं, सरकारी जो भी विद्यालय हैं उनमें जो गुणवत्ता दी जा रही है उसके आधार पर लगातार जो है गांव या जो है सरकारी स्कूल जो है वो खाली होते चले जा रहे हैं। अगर न्यूनतम बात करें सबसे कम सरकारी स्कूल कहां पर है, तो लगभग 673 के साथ में 673 स्कूल जो है सरकारी वो चंपावत में है। और इनके अलावा अगर हम लोग बात करें तो लगभग जो है 765 जो है वो कहां पर मिलेंगे, बागेश्वर में, और साथ में 762 जो है ये रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पर जो है स्कूलों की संख्या इस तरीके से देखी जा सकती है। अब सवाल यह है कि जो पीएम जनधन योजना है, इसके तहत जो 7.35 करोड़ रुपए जो आवंटित किए गए थे, केंद्र सरकार ने जो है प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान योजना के तहत उत्तराखंड प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र के स्कूली बच्चे हैं इनके लिए जो है 3 छात्रावास जो है स्वीकृत करते हुए लगभग 7.35 करोड़ रुपए का जो है बजट अलॉट किया था, जिसके भीतर हम लोग छात्रावास की बात करें तो उधम सिंह नगर के जो कुल्हा गदरपुर है वहां पर एक बनेगा, देहरादून के पास जो है सभावाला में जो है दूसरा बनेगा, और साथ में पौड़ी के हल्दू खाता जो लच्छमपुर है यहाँ पर जो है तीसरा क्या बनाया जाएगा, जनजातीय क्षेत्र के जो है बच्चों के उद्धार के लिए वहां पर छात्रावास बनाया जाएगा। इसके लिए भी जो है सरकार के द्वारा योजना पारित की गई थी। अब यदि मैं बात करूं उत्तराखंड में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा किस तरीके से जो है कार्यरत है, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले यहां पर बता दूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2022-23 का, 23-24 नहीं 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसके अनुसार उत्तराखंड में कुल मिलाकर 14,326 प्राथमिक स्तर के विद्यालय और लगभग जो है 3,852 जो है माध्यमिक स्तर के जो है विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें क्रमशः हम लोग बात करें तो 10.5 लाख बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं कहां पर, दैट इज प्राथमिक स्तर के विद्यालय में, और लगभग हम लोग बात करें तो 6.98 लाख जो स्टूडेंट है, लाख जो छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं कहां पर, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में, अगर हम लोग सरकारी विद्यालयों के यहां पर जो है आंकड़ों की बात करें। इस नई व्यवस्था के तहत जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के देखरेख के लिए ब्लॉक स्तर पर जो है शिक्षा अधिकारी को, यानी कि जो ब्लॉक स्तर पर बेसिक जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको, तथा शिक्षा अधिकारी जो है माध्यमिक स्तर पर जो है इनकी व्यवस्था की गई है। और अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि ब्लॉक स्तर के बाद जो है जिला स्तर पर जो है प्रत्येक जिला में एक जिला शिक्षा अधिकारी, और उसमें जो है उसके अधीन जो है एक अपर शिक्षा अधिकारी जो कि माध्यमिक, और एक अपर शिक्षा अधिकारी जो है जो कि बेसिक व्यवस्था के भीतर जो है इनको शामिल किया गया है। और वहीं अगर मंडल स्तर की बात करें तो मंडल स्तर पर अपर शिक्षा निदेशक और राज्य स्तर पर जो है शिक्षा निदेशक की जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वह अगर हम लोग उत्तराखंड में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत देखें तो उधम सिंह नगर में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको डाइट के नाम से जानते हैं, ये कहां पर है, उधम सिंह नगर में, और वहीं रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और चंपावत में 3 जगहों पर 3 लघु जिला शिक्षा एवं प्राथमिक संस्थान यानी कि मिनी डाइट जो है यहां पर स्थापित किए गए हैं। और इसके अलावा वर्ष 2005 में बात करें तो राज्य के भीतर जो शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको सीमेट के नाम से जानते हैं, इसकी भी स्थापना की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है सीमेट का वो देहरादून में। तो 2005 में सीमेट की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय जो है देहरादून में। तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो है अपनी तरफ से जो है प्रयास किए गए हैं। अगली न्यूज की अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड की जो मूल निवासी महिलाएं हैं इनके क्षितिज आरक्षण को लेकर पुनः एक बार जो है चुनौती दी गई है।
अच्छा, पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो चुनौती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के दायरे के बाहर बताते हुए जो है इसको चुनौती दी गई है। और इसके लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो है जो ये पीसीएस की जो अभी परीक्षा आई है, इसमें राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है लगभग जो 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा था, इसको चुनौती दी गई है। और ऐसी चुनौती जो दी गई है यहाँ पर, वो चुनौती दी गई है सत्यदेव त्यागी जी के द्वारा। सत्यदेव त्यागी ने महिलाओं के लिए जो है क्षैतिज आरक्षण की धारा 3 और इसका भी जो है क्लॉज 1, धारा 3 का जो पहला प्रावधान है क्लॉज 1 है, इसको चुनौती दी। और उन्होंने याचिका के जरिए ये दलील की है, वहां पर जो है ये बात सामने रखी है कि सार्वजनिक सेवाओं में, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है अंडर आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और पदों में जो है उत्तराखंड की मूल निवासी महिलाओं के लिए दिया जाने वाला जो 30% का क्षैतिज आरक्षण है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के जो है दायरे के बाहर आता है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है 14 मार्च 2024 को जो पीसीएस के विभिन्न पद निकाले थे, अराउंड 189, जैसे डिप्टी कलेक्टर है, पुलिस उपाधीक्षक है, जिला कमांडेंट है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो होमगार्ड आदि के जितने भी पद निकले थे, उनमें उत्तराखंड राज्य की जो मूल निवासी महिलाएं हैं, उन उम्मीदवारों को लगभग 30% का जो है आरक्षण देने की यहाँ पर बात की थी। अब इस आरक्षण को जैसे ही चुनौती दी गई है, तो इसके बाद जो है जो उत्तराखंड न्यायालय की हम लोग बात करें हाईकोर्ट की, तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश है ऋतु बहारी जी और उनके साथ जो न्यायाधीश राकेश सप्लाल जी हैं, इनकी खंडपीठ ने ये कहा है कि भाई इस पर जो अगली सुनवाई होगी वो 7 मई को जो है की जाएगी। तो इसके बाद जो है यहाँ पर फैसला आएगा कि आरक्षण को लेकर, क्षैतिज आरक्षण को लेकर क्या प्रावधान होने हैं। अब जैसा मैंने कहा ना आपके पास में कि आरक्षण की जब भी हम लोग बात करेंगे तो भारत के संविधान के 2 अनुच्छेदों को हमें जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे पहले भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 हमें देखना पड़ेगा, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, वैसे अगर आप लोग आर्टिकल 15 के बारे में सोचते हैं तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला जो आंसर आता है वो ये आता है, द प्रोहिबिशन ऑफ और द अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, राइट। द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कि कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध करना है। और ऐसे 5 भेदभाव बताए गए हैं, जैसे रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो हमेशा याद रखना, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको रोकने का प्रयास किया गया है अनुच्छेद 15 के भीतर। लेकिन इसे अनुच्छेद 15 की जब क्लॉजेस की बात करें, अभी मैंने आपको क्लॉज 1 बताया, तो क्लॉज 2 में बोला गया कि ऐसा भेदभाव कहाँ नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) पढ़ते हैं, तो वो जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के ही एक्सेप्शंस के रूप में आते हैं, जहां पर यह कहा गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्लॉज 3 के तहत महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो है विशेष उपबंध कर सकेंगे। वहीं यदि हम लोग अगर बात करें तो अनुच्छेद 15(4) के भीतर सोशली एंड एडुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जो है वहां पर विशेष उपबंध किए जाने का जो है सरकार को आदेश दिया गया है संविधान के भीतर। और जब हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) के भीतर, तो सोशली और एडुकेशनली जो इकोनॉमिकली सोशल एंड एडुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके शिक्षा में प्रवेश के दौरान, यानी कि जिस समय एडमिशन हो रहा है उस एडमिशन के दौरान जो है, चाहे वो निजी संस्थान है चाहे वो सरकारी संस्थान है, उनमें प्रवेश में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि हम डायरेक्टली बात करें तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, वो अनुच्छेद 15 जो है क्षैतिज आरक्षण से जो है जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर क्षैतिज आरक्षण या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो ये एक तरह से अगर हम लोग बात करें तो ऊर्ध्वाधर श्रेणी से जो है विशेष वर्ग, जैसे महिलाओं को, बुजुर्गों को, ट्रांसजेंडर समुदाय को और विकलांग व्यक्तियों को, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनको जो है निकाल कर आरक्षण दिया जा सकता है। और उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में जैसे मैंने बात किया कि राज्य यदि चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रकार के आरक्षण कर सकती है, तो उसी से जुड़ता है उत्तराखंड राज्य का ये जो क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग अनुच्छेद 16 को चुनौती देते हैं और अनुच्छेद 16 के भीतर के आरक्षण को देखते हैं, तो इसमें जो है ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन आता है। अच्छा, वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अदर बैकवर्ड क्लास है, अन्य पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसीज हैं, इनके आरक्षण की जो है व्यवस्था करता है अनुच्छेद 16। ये कानून के तहत जो है ये निर्दिष्ट करता है, ये प्रावधान देता है कि प्रत्येक समूहों के लिए अलग से जो है यह क्या होगा, लागू होगा आरक्षण। और ये जो व्यवस्था है, उदाहरण के लिए हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 16(4) जो है, इसमें ऊर्ध्वाधर आरक्षण की जो है परिकल्पना की गई है। और 16(4) में जो है लिखा गया है कि यदि कोई समाज में जो है बराबर रिप्रेजेंटेशन या इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, तो उस समुदाय के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी जा सकती है। 16(4) में लिखा है।
अब अगर हम लोग एक बार इसको क्विक रिवीजन के रूप में देखें कि भारत के संविधान के भीतर जो आरक्षण है इससे संबंधित कौन कौन से प्रमुख प्रावधान है, जैसे हमने बात की अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं के पक्ष में जो है कुछ सुरक्षात्मक जो है विभेद करने का या जो है डिस्क्रिमिनेशन करने की बात की, न सिर्फ महिलाओं को बल्कि जो है यहाँ पर बच्चों को भी शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) और संविधान के 16(4) में जो है राज्य और केंद्र सरकारों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवाओं में जो है सीटों के आरक्षण को रखने के लिए भी जो है व्यवस्था की गई है। और बात करें हम लोग 77वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था वर्ष 1995 में, इसमें भारत के संविधान के 16(4) में जो है एक नया खंड ए जोड़ा गया था और इसके तहत जो है पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, यानी कि प्रमोशन जो है उसमें भी रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। वहीं 85वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2001 के द्वारा अनुच्छेद 16 में जो है खंड 4(a) को संशोधित किया गया था, उसको जो है पुनः इसमें संशोधन लाया गया और संशोधन के बाद यहां व्यवस्था की गई परिणामी वरिष्ठता की, यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की बात की और ज्येष्ठता के आधार पर जो है पदोन्नति में जो है आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी 85वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2001 के द्वारा। वहीं 81वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था वर्ष 2000 का, इसके द्वारा भी जो है राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बीते हुए वर्षों की जो शेष रिक्तियां हैं इनको अगले वर्ष हस्तांतरित करने के लिए जो है अनुमति दी गई थी, जिसको नाम देते हैं हम लोग कैरी फॉरवर्ड या जिसको बैकलॉग कहते हैं। और ये भी भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 16 के भीतर आपको नजर आएगा कैरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, या जिसको हम लोग कह सकते हैं बैकलॉग की व्यवस्था। इस बैकलॉग में जो कुल रिक्तियां हैं इन पर 50% आरक्षण की जो सीमा है इसको बनाए रखना है और इस सीमा के भीतर जो है बैकलॉग की व्यवस्था जो है यहाँ पर दी गई थी। वहीं संविधान के अनुच्छेद 330 और संविधान के अनुच्छेद 332 में संसद और राज्य विधानसभा में, अनुच्छेद 330 में संसद के लिए और अनुच्छेद 332 में जो है राज्य विधानसभाओं के लिए एससी और एसटी समुदाय के लिए जो है सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व करने की जो है व्यवस्था यहाँ पर दी गई थी। अगर हम लोग यहीं पर बात करें तो अनुच्छेद 243D की बात करें, यहाँ हम लोग चले गए पंचायतों की तरफ, तो यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि पंचायतें जो है इनमें एससी और एसटी के लिए जो है सीटों का आरक्षण दिया जाए। हालांकि याद रखना इसी आर्टिकल 243D के भीतर जो महिलाएं हैं इन महिलाओं को भी न्यूनतम कम से कम 33% या 1/3% जो है इसके आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि इसकी सीमा जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। जैसे उत्तराखंड राज्य सरकार की बात करें तो 2008 में जो है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था को जो है 50% तक जो है सीमित किया गया था, जहां पर सीटों को क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है महिलाओं के लिए। वहीं भारत के संविधान के अनुच्छेद 233D की बात करें तो प्रत्येक नगर पालिका में एससी और एसटी के लिए जो है सीटों के आरक्षण की जो है यहाँ पर व्यवस्था 243 आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। 243T की बात करें तो यहाँ पर जो है एससी और एसटी सीटों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। तो ये हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेकर भी चलना होता है भारत के संविधान के भीतर। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की एक और प्रमुख न्यूज़ की, जहाँ पर भारतीय जो वायुसेना है, जो हमारी एयरफोर्स है, इसको स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर के रूप में जो है नया फायर टेंडर यहाँ पर मिल चुका है। और वायुसेना ने जो है बीते दिन यानी कि कल अथवा जो है 3 अप्रैल को पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए और विकसित किए गए क्रैश फायर टेंडर जो है, जिसको जो है CFT के नाम से आप लोग जान सकते हैं, इसको जो है सौंप दिया है जो है वायुसेना को। और ये जो फायर टेंडर है, ये क्रैश फायर टेंडर है, ये विशेष प्रकार का एक अग्निशमन, ठीक है, यानी कि वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या है, अग्निशमन के रूप में जो है काम करने वाला फायर ब्रिगेड जो है उसकी टीम में इसको शामिल किया गया है। इससे होगा क्या कि जो हवाई अड्डे हैं या जो अन्य सैन्य हवाई अड्डे हैं, इनमें अगर जो है किसी कारणवश जो है विमानों में आग लग जाती है तो उसको जो है शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए जो है इनको डिजाइन किया गया है। भारतीय वायुसेना ने एक पोस्ट के तहत जो है बताया है एक्सपर्ट कि इसका निर्माण लगभग 291 करोड़ रुपए के एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, अनुबंध के साथ जो है नोएडा की जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है यानी कि MSME जो है इसके द्वारा किया गया है। और फर्म के द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के जो है 14 महीने के भीतर जो है इसको जो है डिलीवरी को तैयार कर दिया गया और इसको जो है भारतीय वायुसेना को जो है सौंप दिया गया था। इसलिए जो है विस्तारित चर्चा का विषय रह जाता है। साथ में वायुसेना ने यह भी कहा है कि यह जो है स्वदेशीकरण
संचारण को बढ़ावा देगा और जो है इससे अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है कई तरीके से भारत निर्मित वस्तुएं जो है ये लगातार वायुसेना के द्वारा जो है खरीदा जा रहा है। और साथ में हम लोग यदि बात करें तो भारत के भीतर जो वायुसेना है वो स्वदेशी लड़ाकू विमानों के ऑर्डर लगातार जो है दे रहा है और सेना नवीनतम जो है 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम जो है लड़ाकू विमान को विकसित करने के लिए जो है लगातार DRDO के साथ में भी यानी कि जो हमारा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है इसके साथ भी जो है सहयोग कर रहा है, इसलिए ये न्यूज़ जो है चर्चा में रहती है। अब यदि हम लोग बात करें आज की एक प्रमुख न्यूज़ जिसके भीतर ताइवान जो है, ताइवान में भूकंप आया है, लेकिन ताइवान की जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नई जो है यहाँ पर तकनीकें हैं, उनके द्वारा काफ़ी क्षति को प्रारंभ में ही जो है रोका भी जा चुका है। जो अर्ली सिस्टम्स यहाँ पर हैं उनके थ्रू जो है इनको पहले भी रोका गया है। और आपको मैं बता दूं कि वर्ष 1999 के बाद ये दूसरा ऐसा जो है कह लीजिए भूकंप है जहाँ पर ताइवान में जो है 3 अप्रैल को जो है सुबह लगभग 7.4 इंटेंसिटी का, तीव्रता का जो है भूकंप यहाँ पर जो है महसूस किया गया है। जिसके बाद जो है यहाँ पर बात करें तो ताइवान में जो है काफ़ी कह लीजिए हानि हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इससे पहले पहले इसके केंद्र को जान लेते हैं, सेंटर को जान लेते हैं कि ये जो 7.4 इंटेंसिटी का जो भूकंप आया था वो ताइवान के समीप जो है हुलियन नामक जो जगह है, हुलियन नामक जगह पर ये आया था। हालांकि उसके बाद जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है ये घोषणा भी कर दी गई थी, सुनामी की चेतावनी भी दे दी गई थी, लेकिन बाद में जो है इस सुनामी की चेतावनी को जो है वापस ले लिया गया था। जापान फिलीपींस में जो है इसकी चेतावनी कुछ दी गई थी, लेकिन इस तरीके से जो है उसको बाद में वापस लेना पड़ गया था। अगर हम लोग बात करें तो इससे प्रभावित होने वाले जो प्रमुख क्षेत्र थे उसमें हुलियन तो स्थायी था, साथ में ताइवान में जो है पिकटुंग और जो है ताइपे जो है यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि अलर्ट जो है जारी किए गए थे। और हम लोगों ने जैसे बात की कि वर्ष 1999 के बाद जो है ये दूसरा जो है प्रमुख भूकंप यहाँ पर देखा गया था। 1992 में जो है 21 सितंबर 1999 में, अगर 1999 की बात करें तो 1999 में 21 सितंबर 1999 को सबसे भीषण भूकंप आया था जिसकी तीव्रता उस समय 7.7 मापी गई थी और इसमें लगभग जो है 2400 लोगों की जो है मौत हुई थी और करीब 1 लाख लोग जो है इसमें जख्मी हुए थे और हजारों ऐसी इमारतें जो ध्वस्त हो गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जो हाई इंटेंसिटी भूकंप आते हैं, जो भूकंपीय जोन होते हैं, उन जोन्स में जो है कुछ ऐसी तकनीकों से इमारतों का या बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता है जो कि भूकंप रोधी हों। तो उसके बाद जो है क्षति को कम करने के लिए लगातार जो है भूकंप रोधी जो है बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जैसा कि आप लोग जो है इस प्रोफाइल या इस इमेज में भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरी न्यूज़ चलती है ये चल जाती है, ये जो है जुड़ती है किससे? ये जुड़ती है हमारे ट्रेडिशनल पार्ट से कि वास्तव में जो ये भूकंप आया है ये भूकंप वास्तव में होता क्या है। तो हम लोग एक क्विक रिवीजन के रूप में जानते हैं कि व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अगर हम आपसे एक सिंपल डेफिनेशन में पूछें कि भूकंप किसे कहते हैं तो उसका सामान्य अर्थ यही होता है कि पृथ्वी सतह पर होने वाला या पृथ्वी सतह पर उठने वाला कोई भी जो कंपन है, कोई भी जो वाइब्रेशन है वो क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। यानी कि द शेकिंग ऑफ द अर्थ और द वाइब्रेटिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थक्वेक, राइट? सिंपल है। लेकिन सवाल यह है कि ये अर्थक्वेक जो है वो जनरेट कैसे होते हैं। तो अर्थक्वेक्स के जनरेट होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एकमात्र सबसे प्रमुख जो कारण है वह है प्लेट मार्जिन्स या प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग कह सकते हैं। अक्सर होता क्या है कि जो पृथ्वी सतह पर जो प्लेट किनारे हैं, प्लेट किनारे जो हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने इनके बारे में जानकारी रखी है, अपसारी प्लेट किनारा हो सकता है, अभिसारी प्लेट किनारा भी यहाँ पर हो सकता है। यानी कि डाइवर्जेंट हो सकता है, कन्वर्जेंट जो है प्लेट हो सकता है और एक जो है ट्रांसकरेंट आता है, एक दूसरे के जो है संघर्षी जो है गति करता है। तो ये 3 प्रकार के प्लेट किनारे हो सकते हैं। तो जब कभी 2 प्लेट किनारे जो है वो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड के बाद जो है उनमें क्या होता है, इतना तेज, मतलब मान लीजिए कि वो एक कोलिजन होता है जिसके बाद वाइब्रेशन या जो है क्या होगा, सीस्मिक वेव्स जो है जनरेट होंगे और इन्हीं सीस्मिक वेव्स के उत्पन्न होने के कारण जो है क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। और जिस स्थान पर ये पहली बार कोलाइड करते हैं या जिस स्थान से जो है भूकंप की शुरुआत होती है, भूकंप का ओरिजिन होता है, उस स्थान को नाम दिया जाता है, दैट इज हाइपोसेंटर। और इसी हाइपोसेंटर को नाम दे सकते हैं आप लोग किसका? फोकस का। यानी कि जहां पर जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिस क्षेत्र पर भूकंप जो है जनरेट होता है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। तथा जब भूकंप शुरू होता है उसमें से जो सीस्मिक वेव्स निकलती हैं यानी कि भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, तो ये भूकंपीय तरंगे सबसे पहले जिस स्थान को जो है हिट करते हैं पृथ्वी सतह के पास में, तो उस सतह को हम लोग या उस जो है पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं एपिसेंटर का, यानी कि अभिकेंद्र का। तो एपिसेंटर मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर पहली बार भूकंप जो है इसको महसूस किया जाता है, और फोकस यानी कि जहां पर पहली बार जो है सिस्मोग्राफ जो है उसमें भूकंप की जो है उत्पत्ति को मापा जाता है कि कहां से ये जो है जनरेट हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है भूकंप को जान सकेंगे। तो एपिसेंटर मतलब क्या है? फोकस के नियर जो सबसे पहला प्रदेश जहां पर
पर पहली बार जो है एक्सपीरियंस किया जाता है भूकंपीय किरणों को, उसको हम लोग कहेंगे। और जहां से अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है, उसको हाइपोसेंटर या उसको जो है फोकस के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को शुरुआत में याद रखनी है। जैसे हम लोगों ने बात किया कि जब कभी जो है कोई अर्थक्वेक जनरेट होता है, कोई अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, तो उस अर्थक्वेक में जो है भूकंपीय तरंगे निकलते हैं जिनको सीस्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं। और ये जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, ये हमेशा याद रखना कि जो फोकस है, जो एपिसेंटर है, उससे जो है लगभग हर दिशा में, लगभग जो है चारों दिशाओं में ये क्या करती हैं, गति करती हैं। और ये जो सीस्मिक वेव्स आती हैं, ये मुख्य रूप से दो तरीके की आती हैं। एक तो इसमें आती है हमारे पास में बॉडी वेव्स और दूसरी आती है हमारे पास में जो है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स का मतलब क्या है कि वो सारी जो है तरंगे हैं या ये वो तरंगे हैं जो कि जनरेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस। फोकस में मतलब जैसे यहाँ पर जो है भूकंप उत्पन्न हुआ तो इससे बनने वाली, इससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो बॉडी वेव्स के नाम से जानते हैं। और याद रखना कि जो ये बॉडी वेव्स होती हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारे पास में आते हैं प्राइमरी वेव्स और एक हमारे पास में आती हैं सेकेंडरी या सरफेस वेव्स जिनको हम लोग कह सकते हैं, या सेकेंडरी वेव्स इसको हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बॉडी वेव्स भी आएंगे और यहाँ पर जो है सरफेस वेव्स भी आएंगी। और इनमें से यदि बात करें तो इसमें दो वेव्स आती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव, यानी कि प्राइमरी वेव्स और जो है सेकेंडरी वेव्स ये आती हैं। अगर हम लोग बात करें कि इनको जो है डिवीजन कैसे किया गया है, तो गाइज इसमें दो तीन फीचर्स समझना ध्यान से। सबसे पहले जो सीस्मोग्राफ होता है, इस सीस्मोग्राफ पर, सीस्मोग्राफ क्या है, जैसे बात करें हम लोग सीस्मोग्राफ्स की, तो सीस्मोग्राफ यानी कि भूकंप को मापने वाला एक यंत्र है। और ये जो सीस्मोग्राफ है इसी के भीतर कई यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे रिएक्टर स्केल हो सकता है, जैसे रॉसी फेरल स्केल हो सकता है, जैसे मर्केली स्केल यहाँ पर जो है काम कर सकता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भूकंपीय तरंगें उठती हैं तो उसमें सबसे पहले सीस्मोग्राफ पर जो है कौन सी किरणें काउंट होंगी, प्राइमरी, इसका नाम ही प्राथमिक किरणें, सबसे पहले इनको जो है महसूस किया जाता है। फिर सेकेंडरी वेव्स आती है और फिर जो है लास्ट में एल वेव्स, जो लॉन्ग वेवलेंथ जो वेव्स होती हैं वो जो है वहां पर काउंट की जाती है भूकंप के चलते। इसमें देखो जो महत्वपूर्ण रखना है बॉडी वेव्स का, इनमें जो पी वेव्स हैं ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि ये लगभग सिमिलर ही होती है साउंड वेव्स के, लेकिन इनमें ये चीज याद रखना कि जब भी ये पी वेव्स जनरेट होती हैं तो ये तीनों माध्यम से, गैस से भी, लिक्विड से भी और सॉलिड जो है तीनों से ट्रेवल करते हैं। जबकि ऑन द अदर साइड जब आप लोग एस वेव्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो एस वेव्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रैवल करती है सॉलिड से, यानी कि इनमें जो है ना ही लिक्विड से कोई जो है ट्रैवल होगा और ना ही जो है गैसेस फॉर्म से कोई ट्रैवल होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है सॉलिड में ट्रैवल करेंगे। ये इसकी जो है पहली विशेषता आपको जो है याद रखनी है पी वेव्स और एस वेव्स में। जैसा कि मैंने कहा कि जो एस वेव्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड मटीरियल्स, नॉट फ्रॉम द गैसेस मटीरियल और द लिक्विड मटीरियल्स। और यही कारण है कि पी वेव्स का और एस वेव्स का जो शैडो जोन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 105 डिग्रीज टू 145 डिग्री के बीच में अगर हम लोग एंगल को लेकर चलें तो वो जो है शैडो जोन होता है, पी जो है किरणों का। और अगर हम लोग एस किरणों की बात करें, एस वेव्स की बात करें, तो उसका 105 के बाद पूरा जो भी एरिया है वो सारा का सारा जो है शैडो एरिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पर जो है तरंगे जो है नहीं पहुंच पाते तो वो छायांकित हो जाते हैं, यानी कि शैडो प्रदेश। जबकि पी वेव्स में जो है 105 टू 145 के बीच में जो है एक छायांकित प्रदेश होता है, शैडो जोन होता है, जो कि भूकंपीय तरंगों के दौरान जो है यहाँ पर जाना जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि सीस्मोग्राफ्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें प्राइमरी वेव्स को काउंट किया जाता है, फिर कुछ एक जो है टाइम लैप के बाद, एक टाइम गैप के बाद जो है इसके बाद एस वेव्स को यहाँ पर काउंट किया जाता है। और बाद में सबसे जो है ज्यादा और सबसे अधिक ऊंचाई पर उठने वाली जो वेव्स हैं उसमें सरफेस वेव्स आती हैं, जो कि हम लोग मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स के नाम से भी जान सकते हैं। अच्छा, सरफेस वेव को आप डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, सरफेस वेव या जो एल वेव्स होती हैं इनको डिफाइन किया जा सकता है एज, अच्छा इसको रेले वेव्स भी कहते हैं, ये भी चीज याद रखना। इनको डिफाइन किया जाता है कि जब कभी जो बॉडी वेव जनरेट हुई थी फोकस से, जब कभी वो जो है पृथ्वी सतह पर आती है या पृथ्वी सतह पर जो है ये लगती हैं, तो पृथ्वी सतह पर आते ही ये कन्वर्ट हो जाती हैं एल वेव्स के रूप में। When P and S wave reach the Earth surface, they converted into the L waves। जैसे ही पृथ्वी सतह पर पहुंचेंगी वो L waves में जो है क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड जो L wave होता है ये जो है सरफेस वेव जो होती है ये जो है कॉज करता है अर्थक्वेक को, और ये सबसे ज्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव भी मानी जा सकते हैं। वी कैन से दैट कि सरफेस वेव्स और द L waves आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स इन जो भी हम लोग 3 प्रकार के वेव्स पढ़े हैं। तो बाकी मैं अर्थक्वेक वाले टॉपिक पे तो इससे ज़्यादा डिटेल जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो ज्योग्राफी वाले पार्ट में जो हम लोग डिटेल में विस्तार में पढ़ेंगे। और अब हम लोग एक और प्रमुख न्यूज़ की अगर बात करें, गाइस आप जानते हैं कि मैंने प्रीवियस 1 या 2 वीडियोज़ में लगातार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इकोनॉमिक ग्रोथ,
एनपीए या फिर जो है बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब के बारे में जो है विस्तार में चर्चा की है। आप उसके लिए जो है प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो। बस यहाँ पर ये जरूर याद रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में जो है पहली बार की गई थी, जिस कमेटी के भीतर जो है 6 सदस्य मौजूद होते हैं, इस समिति की जो है पहली बैठक कल यानी कि जो है 3 अप्रैल को जो है शुरू हो चुकी थी। और ये बैठक जो है 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में यानी कि 3 दिवसीय बैठक होने वाली है। और कल यानी कि 5 अप्रैल के दिन जो है आरबीआई गवर्नर के द्वारा जो है इस अपने पूरी मीटिंग के दौरान क्या क्या बातें हुई थी उनको जो है साझा किया जाएगा। और मुख्य जो काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करना होता है, बाजार की जो तरलता है उस पर नियंत्रण रखना होता है और उनको फिक्स करना है कि देश के भीतर रेपो रेट कितना रहे, रिवर्स रेपो रेट कितना रहे, जो है एसएलआर कितना वहां पर जो है बना रहे। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है कल ये साझा किया जाएगा। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार भी जो हमारा रेपो की दर है यानी कि जो रेपो रेट है, अच्छा रेपो रेट क्या था? रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस पर वाणिज्यिक बैंक को जो है आरबीआई लोन देता है। वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई लोन देता है और बदले में जो है कोलेटरल्स रखवाता है। तो ऐसे दर को हम लोग जो है रेपो दर कहते हैं। अब अगर हम लोग पिछले कुछ समय से बात करें तो रेपो की दर भारत में जो है 6.5% पर ही जो है रुकी हुई है। तो अभी भी उम्मीद ये है कि शायद ये 6.5 पर ही रहेगी। खैर इसके लिए कल का इंतजार कर लेते हैं। कल मैं आपको ये अपडेट करूंगा सारी चीजें कि कितना जो है यहाँ पर रेपो की दर रही है। आरबीआई की जो ये बैठक है ये जो है शुरू हो चुकी है, 3 दिवसीय बैठक है और कल जो है इसका फैसला अंतिम आ जाएगा, जिसके बाद जो है यहाँ पर बताया जाएगा कि रेपो रेट क्या है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि फरवरी 2023 से लगातार रेपो रेट जो है इसके दर में कोई भी बदलाव नहीं आया है, वो 6.5% पर ही है और संभावना ये कि आने वाले समय में जो है ये 6.5 रह सकती है। सरकार ने जो है आरबीआई को यह जो है सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं कि जो देश के भीतर हमारी टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है, टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट दैट इज जो हमारे पास में लक्षित मुद्रास्फीति, और लक्षित मुद्रास्फीति कितनी है 2025-26 तक बात करें तो लक्षित मुद्रास्फीति जो है वो 4% है। हालांकि इसमें फ्लक्चुएशंस रखा गया है, मतलब 4% की बजाय अगर मुद्रास्फीति का दर जो है 6% भी होगा तो भी सरकार जो है इसको मैनेज कर लेगी। ये आइडियल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 4% से घट भी गया, सस्ती भी हो गई दरें, अगर 2% भी रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है 2 से नीचे और जो है 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो हमारे जो मुद्रास्फीति का जो टारगेट है उसको जो है ब्रीच कर देगा और उसके बाद जो है सरकार को इसके बारे में जो है सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है याद रखना कि जो महंगाई की दर है, जो मुद्रास्फीति की दर है वो 4% या इसके फ्लक्चुएशन में बात करें तो 2% ऊपर नीचे जो है यहाँ पर रखी जा सकती है। इस पर भी जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी, ध्यान यहाँ पर जो है दिया जाएगा। साथ में एक और न्यूज़ जो है यहाँ पर जुड़ती है कि नए वित्त वर्ष में भी सबसे अधिक जो है रहने वाली है भारत की विकास दर। और ये जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ ये विश्व बैंक का बता रहा हूँ। और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो है 2024-25 में 6.6% रहेगी विकास की दर। और वहीं 2023-24 में जो था लगभग अनुमान जो है 7.5 के आधार पर जो है लगाया गया था। अब जो है ये कहा गया कि 6.6% जो है हमारी जो है दर रहने वाली है, आर्थिक वृद्धि दर जो है। अब मैं पिछले कई टाइम से आर्थिक वृद्धि को आपको समझा चुका हूं कि अर्थव्यवस्था के भीतर जो चालू वर्ष है, जो हमारा जो है करंट ईयर है, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में जो है कितने मात्रात्मक वृद्धि हुई है, कितना जो है वहां पर क्वांटिटेटिव, सिर्फ क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, क्वांटिटेटिव जो ग्रोथ हुई है वही हमारी इकोनॉमिक जो है ग्रोथ के भीतर शामिल होती है। और उम्मीद ऐसा जताया जा रहा है कि इस बार जो ये वृद्धि की दर रहने वाली है वो 6.6% के आसपास रहने वाली है, जो इससे पहले जो है 7.5% के हिसाब से जो है यहाँ पर दर को जो है रखा गया था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो है न्यूज़ यहाँ पर चर्चा में, बाकी मैं इसमें डिटेल इसलिए नहीं बार बार जा रहा हूं गाइस, क्योंकि ये मैं लगातार जो है पिछले कई दिनों से इन पूरे जो है इकोनॉमिक जो भी टर्मिनोलॉजीज है इन पर जो है बात कर चुका हूं। आपको इसके लिए जो है प्रीवियस एक वीडियो देखना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे एक और न्यूज़ की। आप जानते हैं कि वर्ष 1991 के दौरान जब आर्थिक संकट आने की जो है दशा बनी थी देश के भीतर, तो इस आर्थिक संकट के दौरान संकट मोचक के रूप में जो है आए थे कौन? मनमोहन सिंह जी। और इन्होंने जो है सरकार को सुझाव दिया कि जो हमारी क्लोज इकोनॉमी है, जो बंद अर्थव्यवस्था है, अब समय आ चुका है इसको खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी के रूप में रखने का। ओपन इकोनॉमी मतलब कि भाई ज़्यादा जो है विश्व के साथ में हमें जो है क्या करने पड़ेंगे? ट्रेड रिलेशंस ओपन करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि एलपीजी की तरफ जाना पड़ेगा। उदारीकरण करना है, ठीक है, वैश्वीकरण करना है और निजीकरण करना है। तो ये जो कंसेप्ट था हमारे पास में, इस कंसेप्ट के साथ जो है इन्होंने सुझाव दिए थे। और इन्हीं मनमोहन सिंह जी की अगर हम लोग बात करें तो अब जो है ये वर्ष 2024 में राज्यसभा में जो इनको सदस्यता जो थी, उस राज्यसभा की सदस्यता से जो है इनका क्या हो चुका है? कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। और ये जो इनका कार्यकाल पूर्ण हुआ है ये 3 अप्रैल वर्ष 2000 जो है
24 को, यानी कि जो है कल ये जो है समाप्त हो चुका है। यदि हम लोग बात करें तो आखिरी बार हम लोग चलें तो राजस्थान जो है यहाँ से राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है ये चुने गए थे। 20 अगस्त वर्ष 2019 में राज्यसभा से जो है ये सदस्य के रूप में जो है नियुक्त हुए थे। अगर हम लोग इनके पूरे कार्यकाल की बात करें तो लगभग जो है बात करें तो मनमोहन सिंह जी 21 मार्च 1998 से लेकर 21 मई 2004 तक जो है राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक जो है भारत में जो है प्रधानमंत्री का 2 बार इन्होंने कार्यकाल संभाला है। 10 वर्षों का इनका जो है कार्यकाल रहा है। और वहीं हम लोग बात करें तो मनमोहन सिंह जी ने जो है केवल लोकसभा चुनाव 1999 में जो है वो दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से जब लड़े थे तो उस समय भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा जी से जो है ये हार गए थे। बाकी इनका जो है कार्यकाल आप लोग जानते हैं। अगर मैं 2019 के 2 महीने हटा दूं तो इसके अलावा उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं इनका कार्यकाल जो है ये निरंतर जो है बना रहा है। और 1 अक्टूबर 1991 से लेकर लगभग जो है 14 जून 2019 तक जो है लगातार 5 बार ये असम से भी जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में जो है निर्वाचित हो चुके हैं। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में आपने जानना है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा में न सिर्फ इनका बल्कि 12 नए सदस्यों को जो है शपथ दिलाई गई है। और अब आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम लोग जो है भारत के संविधान के भीतर आर्टिकल 83 की तरफ बढ़ेंगे तो आर्टिकल 83 में जो है कार्यकाल को दिया गया है भारतीय संसद के भीतर, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल है वो 83 के भीतर स्पष्ट रूप से जो है लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो राज्यसभा है ये स्वयं में एक स्थायी सदन है। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच मीन्स इट कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ इट्स मेंबर्स पीरियड, नॉट द हाउस पीरियड। ठीक है, हाउस जो है स्थायी है, परमानेंट है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल जो है यहाँ पर क्या होता है 6 वर्ष का होता है राज्यसभा में। और प्रत्येक 2 साल के भीतर जो है ये लगभग 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाएंगे और की जगह जो है नए सदस्य शामिल हो जाएंगे। जैसे उत्तराखंड से ही हम लोग बात करें तो नरेश बंसल जी जो है ये अपने पद से हट गए हैं अभी और उनकी जगह जो है महेंद्र भट्ट जी को भेज दिया गया है राज्यसभा में। तो मतलब सदस्यों का कार्यकाल जो है चेंज होता है, सदस्यों का कार्यकाल बदला जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल होता नहीं क्योंकि ये परमानेंट है, फिक्स्ड है। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सामान्यतः 5 साल के लिए या 5 साल से पहले जो है लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, या फिर जो है अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी मंत्रिमंडल को जो है इस्तीफा लिखना पड़ेगा, ऐसा भी जो है संभावनाएं हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में कहें तो आपातकाल के दौरान जो है लोकसभा का कार्यकाल एक बारी में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। और ऐसा आपातकाल अगर अनिश्चितकालीन रहता है तो लोकसभा का कार्यकाल भी अनिश्चितकालीन हो सकेगा। हालांकि ये प्रैक्टिकल चीज तो नहीं है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि लोकसभा का कोई मैक्सिमम टेन्योर नहीं है, ये अनिश्चितकालीन यानी कि इंडेफिनिट पीरियड तक भी जो है रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ये न्यूज जो है जाननी अनिवार्य हो जाता है। अब हम लोग अंतिम कुछ न्यूज पर बात कर लेते हैं। जैसे नासा के मिशन ने विस्फोट से जो है एस्ट्रॉयड का रुख जो है मोड़ दिया है। यहाँ पर ये आशंका जताई जा रही थी कि नासा के जो डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है यानी कि जो डार्ट है, इससे पृथ्वी जो है अभी बचाई जा चुकी है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की ओर जो है तेजी से एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड जो है वो चलता चला आ रहा था और अब इसको जो है नासा के डार्ट मिशन के भीतर जो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। और अब इसने जो है अपना जो है मार्ग बदलते हुए मंगल ग्रह की सतह पर जो है गिरने के यहाँ पर मतलब चांसेस बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो यहाँ पर एस्ट्रॉयड है जिसका नाम जो है डाइमोरफॉस है, तो डाइमोरफॉस जो है वो लगभग 170 मीटर जो है चौड़ा एक एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड आप लोग जानते हैं कि जो बृहस्पति और मंगल है इनके बीच की जो ये पूरी बेल्ट है, इसको जो है हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। और एस्ट्रॉयड्स आर नथिंग बट वी कैन से दैट कि एस्ट्रॉयड्स भी जो है आसमान में या कह लीजिए स्पेस में जो है स्वतंत्र रूप से मुक्त रूप से जो है सूर्य के चारों ओर चक्रण करने वाले आकाशीय पिंड यानी कि सेलेस्टियल बॉडी है, जो कि मतलब रॉकी जो है होते हैं यानी कि चट्टानों के रूप में जो है मौजूद होते हैं। इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर जान सकेंगे। अब यहाँ पर सवाल क्या आता है कि ये जो डार्ट मिशन है, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन यानी कि जो डार्ट मिशन है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी नासा के द्वारा। आप जानते हैं कि डार्ट जो है दुनिया का पहला ऐसा ग्रह रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन था जिसका उद्देश्य जो है ग्रहों को जो बाहरी कण है यानी कि जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज है, विदेशी जो कण हैं, इनसे किसी भी संभावित टकराव से जो है बचाना था। और इसकी शुरुआत जो की गई थी, इस मिशन की शुरुआत नासा के द्वारा की गई थी, जिसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 जो है, इस फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है पहली बार लॉन्च किया गया था। और जो डिफॉर्मोस है
एक छोटा क्षुद्र ग्रह है जो कि जो है डिडिमोस नामक एक बड़े क्षुद्र ग्रह के चारों ओर जो है घूमता है, और डार्ट मिशन ने इसी डिमोर्फोस की जो है कक्षा अवधि को बदल दिया था ताकि ये जो है सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी कक्षा से बाहर ना आए और जो है किसी तरीके से जो है पृथ्वी या अन्य किसी सेलेस्टियल बॉडी को हिट ना करे। इसके लिए जो है यहाँ पर क्या किया गया था, इसके लिए जो है ये मिशन यहाँ पर लाया गया था जिसमें डाइमोर्फोस जो है, इस डाइमोर्फोस को जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है योजना बनाई गई थी। अब अंत में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर पॉइंट्स, वन लाइनर फैक्ट्स के ऊपर। जैसे रुपया जो है ये 11 पैसे की गिरावट इसमें हुई और अब जाके जो रुपया है वो डॉलर के सापेक्ष 83.53% के आसपास जो है यहाँ पर आया है। तो अगर हमसे पूछ लेता है कि रुपये का अभी डॉलर के मुकाबले मान कितना है, तो वो 83.53 प्रति डॉलर के हिसाब से है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो जो अडानी है, अडानी ने जो है नवीकरणीय जो ऊर्जा है, तो अडानी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है हासिल की है एक नई उपलब्धि, जिसके तहत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के विशाल जो है खावड़ा सोलर पार्क में लगभग 2000 मेगावाट की जो है सोलर क्षमता स्थापित करने के साथ जो है अब लगभग 10,000 मेगावाट से भी अधिक जो है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली जो है भारत की पहली कंपनी जो है यहाँ पर बना दी है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो कंपनी है इसके पास लगभग जो है 10,934 मेगावाट का परिचालन जो है खंड है, और कंपनी ने लगभग 2030 में और 2024 में जो है 2,848 मेगावाट क्षमता जो है ऑलरेडी स्थापित यहाँ पर की है। इसलिए याद रखना कि जो अडानी है इसने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया जो है मुकाम यहाँ पर हासिल करते हुए जो है विशाल खावड़ा सोलर पार्क में लगभग 200 मेगावाट की जो है सौर ऊर्जा क्षमता करने के लिए जो है यहाँ पर प्लांट को स्थापित किया है। तो बस आज के लिए हम लोग यही सारी खबरों पर जो है चर्चा करने वाले हैं, और मुझे उम्मीद तो ये है दोस्तों कि आपको जो है न्यूज़ समझ में आ रही है, आपको जो है वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।